Hello everyone, I hope you all are doing well. So I'm here to elaborate the physics syllabus. I'm your physics teacher. So in class 9, the standard 9, the physics syllabus consists of 5 chapters. Chapter number 1, motion. Chapter number 2, force and Newton's law. Third chapter is your gravitation. Fourth one is work, energy and power. And the fifth and the last chapter is sound. So here in this video, we will discuss the first chapter of physics. Motion is the first chapter of physics. Okay. सो स्टार्ट दिस चैप्टर. हाँ जी, तो क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का मोशन. सो इस चैप्टर के नेम को डिस्कस करने के लिए, मोशन के बारे में जानने से पहले इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू फैमिलियर विद द वर्ड रेस्ट. ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है ये हमें इससे पहले पता होना चाहिए. फर्स्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन. If a body does not change its position with respect to frame of reference, it is said to be at rest. Basically क्या है, अगर एक बॉडी, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है जो कि पॉइंट ए पे रखा है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, और हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट वाइज रखें तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0. अब आप देख रहे हो टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड से, मतलब कि टाइम चेंज होता जा रहा है. अगर आप वॉच में भी देख रहे हैं 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, लेकिन ये बॉक्स स्टिल अपनी ही पोजीशन पे है. मतलब क्या है कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. अगर एक बॉडी टाइम के चेंज होने से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, रेस्ट में. हाँ जी, यहाँ पे एक नया वर्ड भी लिखा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको अभी हम आगे बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे. वैसे जस्ट समझिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ यूज ही क्यों किया गया है. अब आप इस बॉक्स की पोजीशन को बताने के लिए आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए. कोऑर्डिनेट कैसे, जैसे अगर ये बॉक्स यहाँ है, ये बॉक्स यहाँ होने की जगह यहाँ होता, यहाँ होने की जगह यहाँ होता, मतलब पॉइंट ए पे होता, पॉइंट बी पे होता, पॉइंट सी पे होता, तो हमें क्या बताना पड़ता कि एक्स कितना डिस्टेंस है, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, और टाइम भी हम यूज कर रहे हैं. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ यूज किए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए. तो इन्हीं सब कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हाँ जी, द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू इलैबोरेट अबाउट द मोशन. ठीक है, रेस्ट अंडरस्टूड होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोशन. क्या होता है मोशन, कैसे डिफाइन करेंगे मोशन को, लेट्स सी. हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट. If a body changes its position with respect to frame of reference, it is said to be in motion. मतलब कि अगर एक बॉडी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है. जैसे देखिए हमने स्टेज 1 यहाँ रखी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, पॉइंट ए पे है, जब टाइम क्या है, 0 सेकेंड. हाँ जी, सेम स्टेज 1 के बाद अब आप देखिए स्टेज 2 को. जैसे ही आप स्टेज 2 देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कंपेयर करिए इन दोनों ही स्टेट्स को. यहाँ पे बॉडी जब क्या था, टाइम 0 था तो एक्स इजिकल टू 0 पे थी, लेकिन जैसे ही टाइम 10 सेकेंड हुआ ये बॉडी यहाँ से कहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट पे. तो इसने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को क्या किया है, चेंज किया है. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम के चेंज कर ले उसे हम क्या बोलेंगे, किस में है, वो मोशन में है. हाँ जी, तो ध्यान दीजिए यही इसकी बेसिक डेफिनेशन थी. इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट इज सेड टू बी इन मोशन. नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्टिल वही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या होता है फ्रेम ऑफ, हाँ जी, हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बेसिकली क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी थिंग की पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इट इज सिस्टम ऑफ which a set of coordinates are attached and with reference to which observer describe an event. बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि अटैच होते हैं किसके साथ, विद रेफरेंस, जिसकी वजह से वो ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी भी इवेंट को क्या करता है, डिफाइन करता है. इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए देखिए. हाँ जी, लेट्स सी. अब अगर मैं यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इस बॉक्स की पोजीशन को बताने के लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट है. कोई ऑब्जर्वर जैसे मैं या आप बताना चाहते हैं कि ये बॉक्स कहाँ रखा है, तो हम कैसे बताएंगे कि एक्स इजिकल टू 0 पे रखा है, कब, जब टाइम 0 सेकेंड था. ठीक है, अब अगर हम देखना चाहते हैं किसी और पॉइंट पे, जैसे ये स्टेज है, इसी अकॉर्डिंग
देखिए अगर हम इस केस में डिस्कस करते हैं तो हम कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 0 पे है। अब यहाँ पे इसकी इवेंट की पोजीशन कैसे बता रहे हैं कि जब टाइम 10 सेकेंड है तो ये बॉक्स कहाँ रखा है, x इज इक्वल टू 2 पे। तो ये बॉक्स की पोजीशन को, लोकेशन को बताने के लिए, जगह को बताने के लिए कि कहाँ पे रखा है, हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। जैसे पोजीशन कोऑर्डिनेट है, x क्या बता रहा है, पोजीशन, टाइम बता रहा है हमें कितने टाइम पे। तो इन्हीं सब चीजों को क्या बोलते हैं, जिसकी हेल्प से ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी भी इवेंट के लोकेशन के बारे में बताता है, उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका डिस्टेंस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। बेसिकली एक मूविंग पार्टिकल मतलब जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो जितना पाथ लेंथ मतलब जितना रास्ता एक्चुअली कवर्ड करता है और जितने भी टाइम में, कि गिवन इंटरवल एक फिक्स टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या लिया, अगर एक पार्टिकल है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, हम ये कह दें कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, ठीक है, और उसको पहुंचना कहाँ है, सी पे। लेकिन वो यहां पे जाने के लिए कौन सा रास्ता ले रहा है, ए से बी एंड बी से सी। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ कितनी होएगी, अगर आप देख रहे हो, ए से बी जाएगा पहले वो, फिर बी से सी जाएगा। हाँ जी, देखिए बेसिकली हमने बोला था कि डिस्टेंस के लिए इन्होंने इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट सी लिया, और ये कौन सा रूट ले रहे हैं, ए से बी एंड बी से सी का। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी में हमारे को दिखा रखा है 3 मीटर का, एंड बी से सी में हमें दिखा रखा है 4 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पहले वो ए से बी जाएगा, 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर वो बी से सी जाएगा, 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। बेसिकली एक चीज और जानिए कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे हमने कह दिया 7 मीटर, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्टेंस है, जैसे आप कह रहे हैं आप इतनी दूर जा रहे हैं, तो उसको किस में मेजर करते हैं हम, मीटर्स में मेजर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे, इस मीनिंग को और अच्छे से इलैबोरेट करती हूँ मैं। जैसे कि आपको कह दिया जाए कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड पता है कि आपको कितना जाना है, लेकिन आपको कोई ये ना बताए कि आपको ईस्ट में जाना है, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ठीक है। तो मतलब आपको डायरेक्शन नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि आपको कहाँ और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। डायरेक्शन आपको नहीं पता। स्केलर क्वांटिटी वही होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट डिस्टेंस। हाँ जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली डिस्टेंस के अंदर हमने क्या लिया था कि टोटल पाथ लेंथ, हम देख रहे हैं कि कहीं से कहीं जाने में कितना पूरा रास्ता जो एक चीज कंसीडर करी जाती है। लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे छोटा रास्ता, ठीक है, जो एक मूविंग पार्टिकल अपनाता है किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। की पॉइंट्स यहाँ पे एक मेंशन किया गया है क्या, कि डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट what route the object took to change position, only where it started and where it extended या ended। हाँ जी, बेसिकली ये कहा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो हम ये कभी भी अकाउंट में नहीं लेते या थिंक में नहीं लेते कि हम कौन सा रास्ता ले रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और इसकी फाइनल पोजीशन क्या है। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी। हाँ जी, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच टू सी। अगर ये पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है और कहाँ पे पहुंचता है, सी पे, तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, सी। तो इसके लिए इसके पास 2 रास्ते अवेलेबल है, रूट 1 एंड रूट 2। रूट 1 हम जो कह रहे हैं, ये ए से बी और बी से जो सी जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रूट 1। और जो डायरेक्ट ए से सी जा रहा है, इसको हम बोलते हैं रूट 2। तो अभी डिस्प्लेसमेंट की जो की पॉइंट में हमने यही पढ़ा था, इस की पॉइंट में यही लिखा गया है कि ये नहीं देखता कि आप कौन सा रास्ता अपनाए जा रहे हो, ये सिर्फ ये देख रहा है कि बेसिकली क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रहनी चाहिए, सेम। अगर आप इन दोनों ही एग्जांपल्स में देखते हो कि अगर आप रूट 1 अपनाते हो या रूट 2 फॉलो करते हो, तो इनिशियल पोजीशन ए ही है और फाइनल पोजीशन सी ही है। यहाँ पे भी देखो, ए से बी गए, बी से सी गए, इनिशियली कहाँ थे, ए पे, और फाइनली कहाँ पहुंचे हो, सी पे। रूट 2 के केस में भी इनिशियली कहाँ हो, ए पे, और फाइनली कहाँ है, रूट सी पे। हाँ जी,
तो बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बाय रूट वन, अगर हम रूट वन से डिस्टेंस को नापे कि कितना रास्ता इसने ट्रेवल किया है, ठीक है, और फिर हम मेजर करेंगे रूट टू से कि इसने कितना रास्ता जो है मेजर किया है, ट्रेवल किया है। हाँ जी, हैव अ लुक। बेसिकली क्या हमने लिखा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बाय रूट टू, अगर हम रूट टू जो सीधा ही दे रखा है ए से सी, तो इसमें कितना रास्ता ही ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर, तो हमने लिख दिया 5 मीटर। और अगर हम रूट वन के बारे में बात करें, ए से बी जाना और बी से सी जाना, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 + 4, कितना हो गया 7 मीटर। हमने बेसिक जो डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या थी? डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन थी इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो सबसे छोटा रास्ता जो एक मूविंग पार्टिकल अपनाता है किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अब आपको इन रूट वन और रूट टू में से चेक करना है कि छोटा रास्ता कौन सा है, जो छोटा रास्ता है वही प्रेफरेबल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, हैव अ लुक। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप रूट टू के बारे में बात करते हो तो आपको 5 मीटर जाना पड़ रहा है, और अगर आप रूट वन के बारे में भी डिस्कस करते हो तो आपको 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। रूट वन 5 मीटर एंड रूट टू 7 मीटर, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, रूट वन या रूट टू? रूट वन। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इन इस केस में, जब आपकी इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन सी थी, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली कितना है, 5 मीटर। क्लियर हुआ? होप ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया।